अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी बड़ी मुश्किल में फंसते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है और जोर लगाओ और ज्यादा मेहनत करो। अगर दीवार नहीं टूट रही तो उस पर और जोर से सिर मारो। लेकिन आज हम एक ऐसी जापानी सोच पर बात करने वाले हैं जो कहती है रुको, ताकत नहीं, दिमाग की धार तेज करो। तो आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो असल में केनिची ओहामे की मशहूर किताब द माइंड ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट पर आधारित एक हिंदी ऑडियो बुक समरी से निकला है। ओहामे, जिन्हें जापान में मिस्टर स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, उनका एक बड़ा सिंपल सा आइडिया है। वो कहते हैं कि महान रणनीतिकार कोई सुपर स्मार्ट एलियन नहीं होते, वो बस दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। और आज का अपना गोल भी यही है, इस सोच की परतें उधेड़नी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम के लिए नहीं है। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर कोई भी अपने करियर, अपने रिश्ते, यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों को भी सुलझा सकता है। ये असल में दिमाग को एक नई भाषा सिखाने जैसा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट बन सकता है, ये कोई सुपर पावर नहीं है जिसे लेकर। बिल्कुल, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ओहामे कहते हैं कि ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक दिमागी मांसपेशी है। जैसे जिम में वजन उठाकर बाइसेप्स बनते हैं, वैसे ही सही मानसिक कसरत से इसे ट्रेन किया जा सकता है, इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसमें ज्यादा मदद नहीं करता है ना। स्रोत में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है, हमें स्कूल में एनालिसिस तो खूब सिखाया जाता है, मतलब किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना। हाँ बिल्कुल, जैसे गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, तो हम हर पुर्जे को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ये हो गया एनालिसिस। लेकिन ओहामे कहते हैं कि असली जादू सिंथेसिस में है, यानी उन बिखरे हुए टुकड़ों को एक नए, बेहतर तरीके से जोड़कर एक पूरी नई तस्वीर बनाना। एक साधारण मैकेनिक इंजन के हर पुर्जे को पहचान सकता है, पर एक मास्टर मैकेनिक उन्हीं पुर्जों को ऐसे जोड़ सकता है कि इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाए। वो सिर्फ समस्या नहीं देख रहा, वो संभावना देख रहा है। तो सोचने का ये तरीका हमें बनाना है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? मतलब कोई ऐसा टूल है जो हमें पूरी तस्वीर एक बार में दिखा दे? हाँ बिल्कुल। ओहामे इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं, जिसे वो कहते हैं द स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल या 3 C's। ये किसी भी मैदान में उतरने से पहले हालात का जायजा लेने का एक नक्शा है। 3 C's सुनने में तो आसान लग रहा है, ये है क्या? तो पहला C है कस्टमर। ओके, कस्टमर यानी वो लोग जिनकी आप सेवा कर रहे हैं या जिन्हें आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उनकी असली ज़रूरतें क्या हैं। दूसरा C है कॉम्पिटिटर्स, मतलब आपके प्रतिद्वंद्वी या आपके रास्ते की रुकावटें। वो क्या अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पर वो कमज़ोर हैं। और तीसरा सी यकीनन हम खुद होंगे, यानी कंपनी। हमारी अपनी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं। स्रोत में एक यूट्यूबर का उदाहरण था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सिर्फ अच्छे वीडियो बनाना ही काफी नहीं है ना? आपको लगातार ये भी देखना होगा कि आपके दर्शक यानी कस्टमर क्या देखना चाहते हैं, दूसरे चैनल्स यानी कॉम्पिटिटर्स क्या बना रहे हैं और उसमें क्या कमी है, और आपकी अपनी यानी कंपनी की यूनिक स्टाइल क्या है। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज की तरह जुड़े हुए हैं, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। अगर आपके कस्टमर्स का टेस्ट बदलता है तो आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। अगर कोई नया कॉम्पिटिटर आता है तो आपको फिर से सोचना होगा। ये एक डायनामिक डांस है। ये फ्रेमवर्क आपको सिर्फ एक पहलू पर फोकस करने की गलती से बचाता है, जो हम अक्सर करते हैं। तो ये 3C मॉडल हमें एक नक्शा तो दे देता है, लेकिन क्या हो अगर हम उस नक्शे पर गलत सवाल पूछ रहे हों? मुझे लगता है कि अक्सर हम गलत समस्या को सुलझाने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। फिर आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। एक महान रणनीतिकार समाधान ढूंढने से पहले सही समस्या को ढूंढने में समय लगाता है। जैसे एक कंपनी का मैनेजर पूछता है, हमारी सेल्स कम क्यों हो रही है? ये एक सतही सवाल है। इसका जवाब शायद होगा, मार्केटिंग टीम ठीक से काम नहीं कर रही। और फिर सारा ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक रणनीतिकार पूछेगा, पिछले 2 सालों में हमारे कस्टमर्स की जरूरतें कैसे बदली हैं, जिन्हें हम अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सवाल बदलते ही पूरा नजरिया बदल गया। पहला सवाल अंदर की तरफ देखने पर मजबूर करता है। दूसरा सवाल आपको बाहर की दुनिया, आपके कस्टमर की बदलती जिंदगी को देखने पर मजबूर करता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण ट्रैफिक जाम का है। सालों तक शहरों में सवाल था, बढ़ते ट्रैफिक को कैसे अकोमोडेट करें, और इसका सीधा जवाब था, और सड़कें बनाओ और फ्लाईओवर बनाओ। सही। लेकिन फिर किसी ने एक रणनीतिक सवाल पूछा,
इतने सारे लोग एक ही समय पर एक ही जगह क्यों जा रहे हैं? इस एक सवाल ने पूरी सोच बदल दी और इसी सवाल के जवाब से वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जैसे बिल्कुल नए समाधान निकले। उन्होंने समस्या की जड़ को हल किया। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के गहरे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ये तो मुश्किल लगता है। इसके लिए ओहामे एक बहुत ही कारगर तरीका बताते हैं, वाई एनालिसिस। जी। किसी भी समस्या के लिए खुद से कम 5 बार क्यों पूछिए। 5 बार क्यों? हाँ। जैसे मैं अपने काम में खुश नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मुझ पर काम का बहुत बोझ है। फिर से क्यों? बिल्कुल। क्योंकि टीम में लोग कम है, क्यों? क्योंकि कंपनी हायरिंग रोक चुकी है, क्यों? क्योंकि कंपनी की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट अब पुराना हो चुका है। अब देखिए, आप मैं खुश नहीं हूं से शुरू हुए थे और कंपनी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी की जड़ तक पहुंच गए। अब आपको असली समस्या पता है। तो ये क्यों पूछना असल में हमें हमारी ही बनाई हुई दीवारों के पार देखने मदद करता है। बिल्कुल। हम मान देते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ये तो हमारी दिमाग की बेड़ियों को तोड़ने जैसा है। को इन डरों को तोड़ना पड़ता है, उसे बच्चे की तरह सोचना सीखना पड़ता है। मुझे वो पहिए वाले सूटकेस का उदाहरण याद आ रहा है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि दशकों तक लोग भारी भरकम सूटकेस उठाकर चलते थे। पूरी लगेज इंडस्ट्री में ये एक फिक्स्ड धारणा थी कि सूटकेस उठाए जाते हैं। हाँ, सोचिए उन बोर्डरूम मीटिंग्स के बारे में जहां किसी ने पहली बार ये आइडिया दिया होगा, हम सूटकेस में पहिए क्यों नहीं लगा सकते। लोगों ने शायद उसे पागल समझा होगा, अरे ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उस एक बेवकूफ़ी भरे सवाल ने एक बहुत बड़े मेंटल ब्लॉक को तोड़ दिया और पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। जब भी हम खुद को ये कहते हुए पाएं कि ये तो ऐसे ही होता है, तो रुककर पूछना चाहिए, किसने कहा? क्या हो अगर हम इसका ठीक उल्टा करें? असली ब्रेक थ्रू आइडियाज हमेशा इसी अनकंफर्टेबल जोन से पैदा होते हैं। ठीक है, तो हमने अपने दिमाग की बीड़ियों को तोड़ दिया, हम सही सवाल पूछना सीख गए। अब एक्शन की बात करते हैं। जब हम कंपटीशन में उतरते हैं तो क्या हमें हर चीज में बेस्ट होना जरूरी है? ये तो बहुत थका देने वाला लगता है और नामुमकिन भी है। यहीं पर ओहामे का एक और शानदार सिद्धांत आता है, रिलेटिव सुपीरियरिटी का खेल। यानी आपको हर चीज में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर से उस एक खास चीज में बेहतर होना है जो आपके कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये ऑलराउंडर बनने का खेल नहीं है, ये एक चैंपियन स्पेशलिस्ट बनने का खेल है। जैसे 2 रेस्टोरेंट, एक 100 तरह की ठीक-ठाक व्यंजन बनाता है, दूसरा सिर्फ 5 तरह की बिरयानी बनाता है, पर वो शहर की बेस्ट बिरयानी है। दूसरा रेस्टोरेंट रिलेटिव सुपीरियरिटी का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही। वो जानता है कि लोग उसके पास सिर्फ एक चीज के लिए आएंगे, पर बार बार आएंगे। इसे कहते हैं की फैक्टर फॉर सक्सेस, यानी KFS। पहचानना, आपकी फील्ड में जीत हार का फैसला किस एक चीज पर निर्भर करता है, कीमत, क्वालिटी, स्पीड या कस्टमर सर्विस। उस एक KFS को चुनिए और उस पर अपराजेय बन जाइए। अपनी सारी एनर्जी, सारा पैसा सिर्फ उसी एक चीज को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगा दीजिए। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर लोगों का बिरयानी से मन भर गया या कोई और आपसे बेहतर बिरयानी बनाने लगा, तब तो पूरा बिजनेस ही खतरे में पड़ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर रणनीति का कला वाला पहलू सामने आता है। रणनीति कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई फिक्स प्लान नहीं है। ये एक क्रिएटिव और सहज एहसास है। एक अच्छा रणनीतिकार जैज म्यूजिशियन की तरह होता है, जो माहौल के हिसाब से धुन बदलना जानता है। वो इम्प्रोवाइज करना जानता है। उसे पता होता है कि कब अपनी बिरयानी के साथ एक नया कबाब इंट्रोड्यूस करना है। ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो। बहुत से लोग कहेंगे कि ये बिजनेस करने का कोई तरीका नहीं है। क्या ओहामे इसे डेटा और स्प्रेडशीट से ऊपर रखते हैं? वो इसे डेटा के खिलाफ नहीं, बल्कि डेटा के साथ रखते हैं। यहाँ अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन की भूमिका बहुत बड़ी है। स्रोत इसे कोई जादू नहीं बताता, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन द्वारा हजारों डेटा पॉइंट्स की तुरंत प्रोसेसिंग है। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जैसे एक अनुभवी निवेशक को एक बिजनेस प्लान कागज पर शानदार होने के बावजूद अंदर से कुछ गड़बड़ महसूस होती है और बाद में उसकी गट फीलिंग सही साबित होती है। एग्जैक्टली। वो उस एहसास को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिमाग
सालों के अनुभव से मिले हजारों छोटे छोटे सिग्नल्स को प्रोसेस करके एक चेतावनी दे रहा है। ओहामे कहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनकर और उस पर अमल करके ही उसे मजबूत किया जा सकता है। सबसे अच्छी रणनीतियां सिर्फ स्प्रेडशीट से नहीं बल्कि एक इंट्यूटिव लीप यानी सहज छलांग से निकलती हैं। तो हमने रणनीतिक सोच के टूल्स देख लिए, दुनिया को देखने का नजरिया समझ लिया और एक्शन का तरीका भी जान लिया। लेकिन इन सब के पीछे जो इंसान है उसका माइंडसेट कैसा होता है? स्रोत के हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली है कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। एक रणनीतिकार हमेशा एक बच्चे की तरह क्यों पूछता रहता है। वो किसी भी बात को उसकी फेस वैल्यू पर स्वीकार नहीं करता। दूसरी क्वालिटी मुझे लगता है लचीलापन होगी। बिल्कुल, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। उसका दिमाग पानी की तरह होता है जो किसी भी बर्तन का आकार ले सकता है। वो किसी एक आइडिया से प्यार में नहीं पड़ता। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो वो अपनी गलती मानने और तुरंत रास्ता बदलने से नहीं डरता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोडेक कंपनी है। हाँ, उन्होंने डिजिटल कैमरा का आविष्कार तो किया था, पर उसे मार्केट में लाने से डरते रहे। सोचिए, उन्होंने भविष्य का आविष्कार किया और फिर उसे अपनी ही तिजोरी में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म बिजनेस से चिपके हुए थे। उनका दिमाग लचीला नहीं था। वो यह स्वीकार ही नहीं कर पाए कि दुनिया बदल रही है और उनकी यही जिद उन्हें ले डूबी। और तीसरा गुण, जीतने की कभी न मिटने वाली भूख। एक रणनीतिकार के लिए यह सब कोई दिमागी कसरत नहीं है। यह एक हाई स्टेक गेम है जिसे वो सिर्फ खेलना नहीं चाहता, वो हर हाल में जीतना चाहता है। ये सब सुनने में बहुत कॉर्पोरेट लगता है, पर मैं सोच रहा था कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। जैसे, क्या मैं अपने करियर पर 3C मॉडल लगा सकता हूँ? क्यों नहीं? अपनी करियर को एक बिजनेस की तरह देखिए। आपके कस्टमर्स कौन है? आपका बॉस, आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? आपके सहकर्मी और कंपनी। वो आप खुद हैं। आपकी यूनिक स्किल्स क्या हैं? यह मॉडल आपको एक स्पष्ट करियर प्लान बनाने में मदद कर सकता है। और वो 5 क्यों वाला आइडिया, वो तो किसी भी मुश्किल बातचीत या बहस में काम आ सकता है। एकदम सही। ये आपको लड़ाई को एक उत्पादक चर्चा में बदलने की ताकत देता है। अंत में ये सब एक ऐसे माइंडसेट पर आता है जो अराजकता में स्पष्टता देख सकता है और हर चुनौती में एक अवसर ढूंढ सकता है। ये आपको मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली सोच से निकालकर चलो देखते हैं इस गेम को कैसे जीता जाए वाले माइंडसेट में डाल देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई है वो ये है कि रणनीतिक सोच समस्याओं को हल करने का कोई टूलकिट नहीं है। ये तो दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है। ये आपको सतह के नीचे छिपे हुए पैटर्न्स और कनेक्शंस को पहचानने की एक सुपर पावर देता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि समाधान बाहर नहीं है, हमारी दिमाग के अंदर ही मौजूद है। हम अक्सर जानकारी की कमी से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट की कमी से हारते हैं। हमारे पास सारा डेटा होता है पर हम उसे जोड़कर एक सार्थक तस्वीर नहीं बना पाते। दीवार पर सिर मारने के बजाय हमें उस छिपे हुए दरवाजे को खोजना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं इस बातचीत को एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। स्रोत हमें बताता है कि हमें दीवार में छिपे दरवाजे को खोजना चाहिए, पर क्या हो अगर वो दीवार खुद एक भ्रम हो, एक ऐसी सीमा, एक ऐसा नियम जिसे हमने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है। शायद असली रणनीतिक चाल दरवाजा खोजना नहीं बल्कि ये महसूस करना है कि कोई दीवार है ही नहीं और हम बस उसके बगल से घूमकर भी जा सकते हैं।